सुप्रभात प्यारे बच्चों। सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 10th का एसएसटी का इतिहास का पोर्शन हम रिवाइज कर रहे हैं। इससे पहले हमने ज्योग्राफी का पोर्शन रिवाइज किया और आशा थी कि आप सबको वो बखूबी जो अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं के बारे में लेसन किया वो आपको सबको याद हो गया होगा। आज लाइव क्लासेज में भी यही चर्चा थी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। निरकुंशवाद। निरकुंशवाद का सामान्य अर्थ एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था है जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। इतिहास में एक ऐसी राजशाही सरकार को निरकुंश सरकार कहते हैं जो अत्यंत केंद्रीकृत, सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी होती है। कल्पनादर्शी। एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतनी आदर्श हो कि उसका साकार होना लगभग असंभव हो, यानी स्वप्न मात्र हो, बस केवल कल्पनाएं ये देखी जाए कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, यानी जो असंभव हो, उस बात को हम कल्पनादर्शी कहते हैं। जनमत। प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा किसी अक्षेत्र के लोगों को किसी प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। यानी कोई मुद्दा, कोई मामला लोगों के बीच ले जाया जाए और ये पूछा जाए कि इसमें सहमति कितने की है और असहमति कितने की लोगों की है, उसे हम जनमत कहते हैं। मताधिकार। मत देने का अधिकार। भारत में 18 साल की आयु सीमा रखी गई है, अलग अलग देशों में अलग अलग है। रूढ़िवाद क्या है? ये एक विचारधारा है, एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जिसने परंपराओं के महत्व पर बल दिया, संस्थाएं तथा प्रथाएं स्थापित की और तीव्र परिवर्तन की अपेक्षा धीमे विकास की महत्वता दी। नेक्स्ट है नारीवाद। महिलाओं के अधिकारों व हितों के प्रति जागृति, जो नर नारी के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक समानता के विश्वास पर आधारित है। मानव जातीय। यह नस्ल, जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम उस पृष्ठभूमि से संबंध है जिसके साथ एक समुदाय की पहचान होती है और जिसका वह दावा करता है। अन्योक्ति। यह जब एक भावात्मक विचार उदाहरणतः लोग ईर्ष्या, स्वतंत्रता, मुक्ति किसी व्यक्ति या वस्तु के माध्यम से भी व्यक्त किया जाता है। अन्योक्ति दो अर्थ होते हैं, एक शाब्दिक और दूसरा प्रतीक अर्थ। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट बनता है यानी क्वेश्चन बनता हो वो है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, यूरोप पर इसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए। फ्रांसीसी क्रांति की उन घटनाओं का उल्लेख करें जिन्होंने यूरोप में अन्य भागों से संबंधित रखने वाले लोगों को प्रभावित किया। प्रश्न बनता है फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई। जैकोबिन क्लबों की स्थापना। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित वर्गों, अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियों और अभियानों में उन फ्रेंच सेनाओं का रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली में बड़े इलाके में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों की शुरू होने के साथ ही क्रांतिकारी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार विदेशों में ले जाने लगी। लोगों की मुक्ति। अधिकारियों ने यह भी घोषणा की कि वे फ्रांसीसी राष्ट्र का भाग्य और लक्ष्य था कि यूरोप के लोगों को निरकुंश शासकों से मुक्ति कराना। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप और अन्य लोगों के राष्ट्रों को गठित होने में मदद देगा। नेपोलियन का उदय और उसके प्रभाव। क्रांति द्वारा निर्मित परिस्थितियों में नेपोलियन के लिए मार्ग खोल दिए, जिसके कारण उन्होंने यूरोप की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अनेक कदम उठाए। उसमें एक समान कानून, मानक भार, नाप, राष्ट्रीय मुद्रा आरंभ, इन कदमों में यूरोप में बहुत अधिक प्रभाव पड़े। नेक्स्ट है जैकोबिन क्लब और उसकी गतिविधियों और अभियानों में विदेशी राष्ट्रवाद के विचार में किस प्रकार से मदद की। जैकोबिन क्लब एक राजनीतिक क्लब था जिसका अस्तित्व फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम के बाद हुआ। उस क्लब का
गतिविधियों के अभियानों में विदेशी राष्ट्रवाद के विचार को फैलाने में निम्नलिखित ढंग से की। यानी जैकोबिन क्लबों की स्थापना किससे रिलेटेड थी? राष्ट्रवाद से रिलेटेड थी। क्लब के सदस्यों द्वारा फ्रांसीसी लोगों को एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा की गई। क्लब के सदस्यों द्वारा लोगों के समान अधिकार के विचार पर बल दिया गया, जिसमें लोगों की समानता में केंद्रीकृत विचार को बढ़ावा दिया। उनकी गतिविधियों अभियानों में उन फ्रांसीसी सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया। 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली में बड़े इलाके में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के लिए फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। वो 4 कारण कौन से थे जिनमें प्रतिस्थानीय जनसंख्या की प्रतिक्रिया क्या थी? शुरुआत में अनेक स्थानों पर जैसे हॉलैंड, स्विट्जरलैंड तथा कई शहरों में ब्रुसेल्स, मेंज, मिलान और वार्सा फ्रांसीसी नेताओं में स्वतंत्रता का तोहफा देने के लिए स्वागत किया गया। स्थानीय लोगों को उत्साह दुश्मनी बदल गया और क्योंकि उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता समाप्त हो गई। बढ़े हुए और सेंसरशिप हो रहे नुकसान को प्रशासनिक परिवर्तनों में फायदों के लिए वही ज़्यादा नजर आने लगे। लोगों को सैनिकों की आपूर्ति के लिए कहा जाने लगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जबरदस्त भर्ती किए जाने लगे। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये है, आज के लिए जो हमारा होमवर्क बनेगा वो ये है कि पाठ की महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ और ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ दे रखे हैं इनको आप अच्छे ढंग से लर्न करेंगे। ऑटोमन बिस्मार्क कौन था? जर्मनी के एकीकरण में उसकी भूमिका। उसके नेतृत्व में फरसा में राष्ट्रीय एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व संभाला और ऑटोमन बिस्मार्क के एकीकरण प्रक्रिया का जनक था, जिसे फरसा की सेना में नौकरशाही की मदद ली गई। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आप सबको समझ में आया होगा और आप इसको बखूबी अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। धन्यवाद। जय